जो टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, हम लोगों ने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा था कि लाइक वर्क क्या होता है, कब बोला जाएगा किसी भी बॉडी ने वर्क किया है। बट यहाँ पे उस चीज को हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ हम कांस्टेंट फोर्स की बात नहीं करेंगे। हमारी जो क्वांटिटीज है वो डिपेंड होंगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क की कि वर्क क्या होता है, तो क्या बोला जाता है कि किसी बॉडी ने कब वर्क किया। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगी और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस करती है, तो बोला जाएगा कि उस बॉडी ने वहां पे वर्क किया, कुछ ना कुछ वर्क डन किया। ठीक है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप इसकी डेफिनेशन ही ये देते कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगी और वो बॉडी क्या करता है, कुछ डिस्टेंस वहां से मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है। ठीक, अभी इसकी पोजीशन कितनी है, यहाँ पे x 0 पोजीशन से इसने स्टार्ट किया। इनिशियल पोजीशन होली हमने बोल दिया xi। ठीक है, और ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया और इसकी पोजीशन क्या हो गई, xf होगी इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसने क्या कर लिया, इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया और हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई थी F। अगर ये फोर्स लगने की वजह से बॉडी हमारी डिस्प्लेस करती है, कुछ डिस्टेंस चलती है, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी ने क्या किया, वर्क किया। और वो वर्क कितना दिया जाता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, x कर दिया, तो हमने उसको सीधा सीधा बोल दिया F इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फोर्स भी आपका कैसे लग सकती है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लग सकती है, जिसके परपेंडिकुलर लग रही है या फिर किसी एंगल पे लग रही है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर आपका ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई। ठीक है, हम फोर्स भी तो डिफरेंट बोल सकते हैं। फोर्स आप जो वर्क है वो हमारा पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है, जीरो वर्क भी हो सकता है। तो कब बोला जाएगा कि बॉडी कब जीरो वर्क डन कर रही है, कब पॉजिटिव वर्क डन कर रही है, कब नेगेटिव वर्क डन कर रही है, तो आप उसे ऐसे कैलकुलेट कीजिए। आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स लग रही है हमारी इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलो। दूसरी चीज क्या हो गई, हमने एक जर्नल केस ले दिया कि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बट फोर्स हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो केस हमने बना दिए। अब इन तीनों केसेस के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ में फोर्स डिफरेंट एंगल पे है। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, इनकी सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बना, 0। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी इधर लग रही है, तो एंगल कितना हो गया, 0। दूसरी क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलरली लग रही है फोर्स उस पे। ठीक है, थर्ड केस हमने क्या लिया कि डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है बट फोर्स हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे अगर एंगल देखेंगे तो एंगल बन जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंट कब आएगा, जब उनके ऊपर डिफरेंट एंगल लग रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक जर्नल केस की बात करते हैं। अगर हम किसी भी जर्नल एंगल थीटा पे बात करते हैं तो वर्क डन कितना आएगा, अगर हमें वो चीज पता है तो हम इन तीनों केसेस को निकाल सकते हैं कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने बोला कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ऑब्लिकली फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना, थीटा बना। ठीक, वर्क डन होता कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं हमारे पास, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो इस हॉरिजॉन्टल बेस के साथ एक एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, एक एंगल पे है, तो इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। हम वेक्टर में ये चीज स्टडी कर चुके हैं। ठीक, तो आप अगर देखें इस फोर्स का इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा F cos थीटा, क्योंकि इधर थीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन से जाएगा, F sin थीटा। और दूसरी चीज हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कांस्टेंट फोर्स जिधर
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगती जा रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्लिकली फोर्स लग रही है तो क्या बोला जाएगा उसके वर्क डन के लिए कि उसका वर्क डन होगा प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है हमारा F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास बनता है F cos थीटा इंटू में S। ठीक, ये हमारे पास टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया अगर हमारे पास फोर्स लगी थी किसी भी एक जर्नल एंगल थीटा पे। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा है अगर वेक्टर होते हैं ए बी, इनका हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है हमारी ए बी कॉस थीटा, जिसमें आपका जो ए और बी है वो उसकी स्केलर क्वांटिटी है, कॉस थीटा क्या हो गया उनके कंपोनेंट की टर्म में आ गई। ठीक है, यहाँ से देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम F cos थीटा इंटू S को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे वर्क डन लिखा जाएगा आपका वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो हम यहाँ से वेक्टर को इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका टोटल वर्क डन। देख, अब अगर हमें इन डिफरेंट केसेस के लिए वर्क डन निकालना है कितना होगा तो आप सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एंगल कितना है 0 है, cos 0 की वैल्यू रख दीजिए तो cos 0 कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा मैक्सिमम। अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है तो क्यों, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी और पॉजिटिव फोर्स लग रही होगी तो वो उसी डायरेक्शन में आपको मूव करेगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एंगल 0, cos 0 हो गया 1, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा आपका कितना F इंटू S। ठीक, अगर हम इस केस पे आ जाते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 एंड cos 90 में अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं cos 90 होता है 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जानी है 0। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को रख के उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, आप कितनी भी देर तक उसके ऊपर फोर्स लगाते रहिए, आप कितना भी लार्ज अमाउंट में फोर्स लगाते रहिए, बट अगर आपसे पूछेंगे कि आपने वर्क डन कितना किया तो वर्क डन कितना हो गया आपका 0। अगर आप एक सामान को लेकर के सर पे खड़े हो, ठीक है, और आप डिस्प्लेस कर रहे हो, मान लो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर आप लेके खड़े हो और आपसे बोला जाए आपको यही काम करना है कि आप लेके खड़े रहो, बट डिस्प्लेसमेंट कितना खड़े हो तो 0 है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है तो ओवरऑल वर्क डन कभी भी 0 होना है। और अगर आप डिस्प्लेस भी कर रहे हो स्टिल दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, फोर्स है परपेंडिकुलर, तो तभी भी ये कैलकुलेट किया जाएगा कि आपने कुछ वर्क नहीं किया, वर्क डन कितना हो गया ओवरऑल बॉडी के ऊपर 0। थर्ड केस, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, आप उसके डिस्प्लेसमेंट को फोर्स करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। cos 180 डिग्री इज लाइक -1, तो यहाँ से जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट इज -Fx, तो ओवरऑल वर्क डन कितना आ गया आपका नेगेटिव आ गया। तो वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, तीनों ही चीज हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और 0 भी, डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक दूसरे के किस एंगल पे जा रहे हैं। ठीक, बट अगर आपसे जर्नल एंगल की बात की जाए तो वर्क डन कितना होता है आपका F cos थीटा इंटू S, या फिर आप बोलेंगे वेक्टर F डॉट वेक्टर S। दूसरी चीज आपको याद रखने वाली क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्क डन किसके लिए होगा, अगर हमारी फोर्स कैसी है, कांस्टेंट फोर्स है, अगर डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से हमारी फोर्स वेरी नहीं कर रही है, हमारी फोर्स के ऊपर कुछ भी वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं, हर एक पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, हर एक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स अगर कांस्टेंट है, सेम ही है, तो वर्क डन कितना दिया जाएगा आपका F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात ये आती है कि अगर फोर्स डिफरेंट नहीं, सेम नहीं हो, डिफरेंट हो जाए, कांस्टेंट फोर्स नहीं हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला देंगे? नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हर एक सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, तो उसकी वजह से आप एक कांस्टेंट वैल्यू से कैलकुलेट करके वर्क डन नहीं सॉल्व करके दे सकते। तो अब हमें निकालना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रही है तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर कांस्टेंट है तो खाली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देंगे, बट अगर वेरिएबल है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये देखिए।
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कैसे हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम सबसे पहले ये ब्लॉक की ही बात करते हैं। हमारा एक ब्लॉक था, हमने यहाँ से इसको मूव किया और ये यहाँ तक आ गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी xi और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई f। ठीक है, xf फाइनल पोजीशन। हम यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट वो फोर्स किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। जैसे जैसे बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसकी जो फोर्स है वो आपकी वेरी कर रही है, वो फोर्स चेंज कर रही है। हम ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर की तरफ लिया हमने डिस्प्लेसमेंट और दिस डायरेक्शन शोज फोर्स। ठीक है, यहाँ से हमने इनिशियली स्टार्ट किया xi और यहाँ पे फाइनल पहुंची है ये xf, और इसके फोर्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से। डिफरेंट ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है, नॉट एन इशू, डिफरेंट भी हो सकता है। हमने कुछ इस तरह से बना लिया और यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक, यहाँ से ये स्टार्ट हो। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब इसका ग्राफ ये है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया, फोर्स इतनी थी, जैसे जैसे हर एक पॉइंट पे आप देखोगे इसका जो ग्राफ है, फोर्स है, वो चेंज हो रही है। मैंने बोला कि आप मेरे को किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर बताइए कि इंस्टेंट पे इसके ऊपर फोर्स कितनी होगी, तो आप यहाँ से मेजर करके बता देंगे मुझे कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। मैंने बोला अब आप सेकंड किसी भी इंस्टेंट टी डैश पे बताइए। ठीक है, टी डैश पे अगर आप इसकी फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फोर्स आप मेरे को यहाँ से बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, हर एक पॉइंट पे लगने वाली फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कैसी है, आपकी वैल्यू चेंज है। ठीक है, हमारा जो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है, वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो हम यहाँ से सीधा सीधा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एक्स ये नहीं दे सकते हैं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स हमारी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फोर्स वेरी कर रही है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलस क्या बताता है कि जब हम क्या करते हैं, उनके बीच के चेंज को बिल्कुल छोटा छोटा निकालते हैं और उसको नेक्स्ट टू बिल्कुल कितना ले लेते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल टर्म के बराबर ले लेते हैं। उनका जो डिफरेंस है, जो उनके बीच का चेंज है, उसको बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करके और देन ओवरऑल की वैल्यू अगर हम निकाल दे तो वही क्या होता है, हमारा कैलकुलस है। तो यहाँ पर हम वही चीज को यूज करके और इस टोटल वर्क डन को निकाल लेंगे। अब कैसे होगा देखिए, ये है इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये है इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक आप चेंज देख पा रहे हो। अगर आप चेंज देखोगे आपको क्लियरली फोर्स के अंदर चेंज दिखेगा कि फोर्स कितना ज्यादा वेरी कर रही है। बट अगर मैं इस डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा कम कर दूं तो आपको वो जो चेंज है वो थोड़ा कम दिखाई देगा। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट कम करते जाओगे आपका जो फोर्स के बीच में चेंज है वो कम हो जाएगा। मैंने बोला कि मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच का निकालना है, तो आप देखोगे खाली यहाँ से लेके यहाँ तक का अब ग्राफ कुछ इतना बन गया। अब चेंज सिर्फ इतना आ गया, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब मैंने और छोटा डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो आप देखोगे मैंने अब ये वाला छोटा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो इसके लिए तो फोर्स का चेंज और भी छोटा आ गया, सिर्फ इतना सा आ गया। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कम करते जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट की बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो चेंज इन फोर्स है वो कैसा होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। और वो चेंज इतना कम होगा कि हम उसे एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने बोला कि मैं यहाँ पर इस ग्राफ के लिए एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना चाहती हूँ। वो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया उसको डेलेक्स, उसके एक बहुत छोटी डेरिवेटिव टर्म ली थी और वो डेरिवेटिव टर्म कितनी आपकी, बिल्कुल एक स्टेप के बराबर। और ये ले लिया हमने इसको, कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ डेलेक्स। ठीक है, बिल्कुल जो उसकी डेरिवेटिव टर्म है। अब इसके लिए अगर मैं चेंज इन फोर्स देखूंगी यहाँ से यहाँ तक, आपको कैसा दिखाई देगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि यहाँ पे भी इतनी फोर्स है, यहाँ पर भी इतनी फोर्स है, यहाँ पर भी इतनी फोर्स है। तो आप बोलोगे कि वो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि उसका चेंज इतना कम है कि हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हम बोलेंगे कि ना के बराबर है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और हम उस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उस क्वांटिटी को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैं खाली इस वाली स्ट्रिप के लिए वर्क डन निकालना चाहूँ
तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल्स टू F डॉट डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, F हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने, बहुत छोटा लिया, डेल एक्स, ठीक। अब यहाँ से हमने एक स्टेप के लिए निकाल लिया। इसी तरह से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं शायद यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के स्टेप्स बना सकती हूँ जिसके अंदर हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए एक इंडिविजुअल के लिए जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी, और कांस्टेंट के लिए हमें पता है हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, हमने एक का निकाल लिया, हमें टोटल का निकालना है। तो टोटल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल तक के लिए लिमिट लगा दो, उसका टोटल समीशन कर दो। कैलकुलस हमें यही तो बोलता है, हमने एक छोटे से डेरिवेटिव पार्ट का निकाल लिया, आपको टोटल का निकालना है। आप क्या करें, उसको इंटीग्रेट कर दे, आप छोटी छोटी टर्म्स को कंबाइन कीजिए और आप एक इंटीग्रेटेड टर्म ले लीजिए, एक ओवरऑल जो आपकी बड़ी टर्म है, जो टोटल क्वांटिटी, आप उसको निकाल लीजिए। तो हमारे पास एक स्टेप के लिए इतना आ गया। हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल का निकालना है। तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे, समीशन ऑफ कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है हमें, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, दैट इज एक्स आई ओवर कितना आपका एक्स तक, किस वैल्यू में लगानी है लिमिट, एफ डॉट डी एक्स में, ठीक। तो ये वर्क डन भी जो आया हमारे लिए वो आपका डेल डब्ल्यू आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना डेल एक्स, तो कितना आ गया डेल डब्ल्यू। आपको क्या निकालना है, ओवरऑल का निकालना है। तो डेरिवेटिव टर्म से कंप्लीट इंटीग्रेटेड टर्म निकालनी है, आप क्या कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो अगर हम क्या कर देते हैं, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये अभी डेल एक्स है, हमें इसको जो आपका डिफाइंड डेरिवेटिव होता है इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट टेंड्स टू जीरो, किसकी, एक्स की। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो समीशन एक्स आई कहाँ से लेके एक्स तक एफ डॉट डेल एक्स तक। लिमिट लगते ही ये वाली टर्म क्या बन जाती है, आपका एक कंप्लीट डेरिवेटिव टर्म बन जाती है जिसको बोला जाता है डी एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स, ठीक। अभी भी बट जो वर्क डन है वो कितना है हमारा, डी डब्ल्यू, क्योंकि हमने इस स्टेप के लिए निकाला था जिसका डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिया, एक छोटी सी डेरिवेटिव, और जहाँ पे जो फोर्स है उसका चेंज कैसे है, बहुत नेग्लिजिबल है, तो कांस्टेंट लेके चलेंगे। अब हमें इस डी डब्ल्यू से निकालना है, इस एक स्टेप का नहीं चाहिए, हमें इस ओवरऑल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का नीचे का क्या चाहिए, ओवरऑल कि कितना वर्क डन हुआ, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट के साथ में फोर्स, वेरिएबल फोर्स लगी और उस बॉडी ने कितना ज्यादा वर्क डन किया। तो डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने के लिए, डेरिवेटिव से कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं और ये टर्म बन जाएगी आपका यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, एफ डॉट डी एक्स का, ठीक। ये टर्म यहाँ पे इंटीग्रेशन लगते बनता है कंप्लीट डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू आ गई डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिमिट लगानी है आपकी इस डिस्प्लेसमेंट टर्म की। dx था डेरिवेटिव टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ बॉडी का, वो गई है एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। तो लिमिट लगती है आपका इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। तो नीचे लगेगी लोअर में आपका इनिशियल दैट इज एक्स आई, और अपर लगेगी आपकी फाइनल लिमिट एक्स एफ, और यहाँ पे एफ डॉट डी एक्स। तो अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन हमारा दो तरीके से निकलता है, या तो कांस्टेंट फोर्स लगी हो या फिर वेरिएबल फोर्स हो। कांस्टेंट फोर्स है तो आप डायरेक्ट करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन निकल जाएगा। बट अगर हमारी वेरिएबल फोर्स लगी है उसको निकालने के लिए वी यूज कैलकुलस। कैलकुलस में क्या किया हमने कि एक छोटी टर्म के लिए डेरिवेटिव निकाला, देन उसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगाओ, कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू का डेरिवेटिव निकल जाएगा।